सो वेलकम ऑल। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सुरजीत, गुड मॉर्निंग रविकांत यादव, गुड मॉर्निंग कौशलेंद्र, गुड मॉर्निंग प्रवीण, गुड मॉर्निंग अपूर्वा, गुड मॉर्निंग सुमन राठौर। सो वेलकम टू द IFS गेट बायोटेक्नोलॉजी सेशन। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे जो गेट बायोटेक्नोलॉजी का जो सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 कंसिस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में से भी स्पेसिफिक आज हम सिर्फ ओवरव्यू देख लेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर का। तो बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है वो हम देख लेंगे और उसके जो भी मेन मेथड्स होंगे वो आज हम बात कर लेंगे उसकी। ओके, सो गुड मॉर्निंग सुरेश, गुड मॉर्निंग अर्पित, गुड मॉर्निंग सोबियनाज, गुड मॉर्निंग अलमास, वर्षा, हेम पांडे, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, सो प्लांट टिश्यू कल्चर जैसे मैंने बोला आज हम बात करेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी शेयर करिए। देन वी विल स्टार्ट। गुड मॉर्निंग कौशल, रोहित, okay, so let us start with the plant tissue culture। अब प्लांट टिश्यू कल्चर की हम बात करें तो कुछ ऐसे टर्म्स रहेंगे जैसे कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमा क्लोनल वेरिएशन। ऐसे कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो आपने बहुत पहले शायद पढ़े होंगे इफ कोई बॉटनी बैकग्राउंड से ना हो, या फिर वी कैन से कि बायोटेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा कोई ध्यान से पढ़ता ना हो तो ये सारे टर्म्स कंफ्यूजिंग रहते हैं और आपको फॉर्चुनेटली यहाँ से सिर्फ थोड़े पॉइंट्स ही याद रखने हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। गुड मॉर्निंग रितिका, गुड मॉर्निंग दिगंबर सर, गुड मॉर्निंग अरुण हसनपुरी, गुड मॉर्निंग मनिक, पंकज, अरुणा, पूनम, प्रशांत, पूरन, वजीरगंज, गुड मॉर्निंग राधेश्याम सर। ओके, सो कंटिन्यूइंग विद द थिंग कि जैसे हम बोल रहे थे कि यहाँ पे आपको हर एक जो पर्टिकुलर मेन टॉपिक्स होंगे या मेथडोलॉजी होगी प्लांट टिश्यू कल्चर में, जैसे कि मैंने बोला सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, कैलस कल्चर हो गया, सिंथेटिक सीड फॉर्मेशन हो गया, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो गया। इसमें से आपको जस्ट बेसिक चीजें ही याद रखनी है कि हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग इज डन। ओके, गुड मॉर्निंग कपिल, नरेंद्र, दीपा। और ये चीजें एक बार आपको ठीक से पता चल जाएगी, इफ यू कैन मेक आउट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल द मेथोडोलॉजीज देन योर वर्क इज डन। सो starting with the brief introduction for the plant tissue culture. So plant tissue culture is a set of techniques for the aseptic culture of the cells, tissues, organs and their components under defined physical and chemical media. तो यहाँ पे what we have to see is that it is the aseptic culture of the cells, that is very important. क्योंकि हमारा मेन मोटिव जो है प्लांट टिश्यू कल्चर में, ये वही मेन मोटिव ये है कि जो भी प्लांट हम प्रोड्यूस करवाएंगे वो हमेशा डिजीज फ्री होने चाहिए, राइट? So therefore we have to grow that particular plants in aseptic culture, or we can say aseptic conditions. Okay, it can be cells, it can be tissues, it can be organs and their components under defined physical and chemical conditions. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ईच एंड एवरी प्लांट हैव देयर ओन डिफरेंट ऑप्टिमल कंडीशंस। कोई पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी जो रहती है, कोई इतने % ह्यूमिडिटी में वर्क करेगा या वी कैन से ग्रो करेगा, कोई दूसरे कोई परसेंटेज ह्यूमिडिटी में या टेम्परेचर में ग्रो करेगा। इवन देयर लाइट कंडीशंस विल डिफर कि उनके जो लाइट डार्क कंडीशन पीरियड जो रहती है वो कौन सी रहेगी। ओके, इवन देयर पीएच, देयर टेम्परेचर विल ऑल्सो डिफर, देयर सॉइल न्यूट्रिशन what we can say requirement will also differ. तो according to that particular characteristic हम यहाँ पे physically and chemically defined उनको एक environment देंगे,
एक मीडिया प्रोवाइड करेंगे सो दैट दे कैन ग्रो अगेन, वी कैन से दे कैन ग्रो रैपिडली, राइट। अब यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, पहली बात तो ये है कि उसका असेप्टिक कल्चर होना चाहिए, दूसरी बात ये है कि फिजिकल एंड केमिकली डिफाइंड होना चाहिए, राइट। देन अगर हम बोले plant tissue culture technology also explores conditions that promote cell division and genetic reprogramming। तो यहाँ पे चलो एक ही मोटिव नहीं है कि हमें प्लांट को रीग्रो करवाना है या रैपिड रीग्रोइंग करवानी है, ये सिर्फ एक ही मोटिवेशन नहीं है उसका, राइट। उसका दूसरा भी एक रीजन है कि हम जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग करके हम पर्टिकुलर प्लांट की वैरायटी भी इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी डाइवर्सिटी इंक्रीज कर सकते हैं, उनका पर्टिकुलर यील्ड या जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उनको ज्यादा हम डेवलप करवा सकते हैं, राइट, in vitro conditions, and it is considered an important tool in both basic and applied studies as well as in commercial application। फाइन। तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो प्लांट टिश्यू कल्चर इज वेरी कॉमन नाउअडेज, एंड प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इट इज वाइडली यूज्ड इन, तो कहाँ पे यूज होगा, ऑब्टेनिंग डिजीज फ्री प्लांट्स, जैसे मैंने बोला था वो, देन रैपिड प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स विच आर डिफिकल्ट टू प्रोपोगेट। तो यूजुअली जो पर्टिकुलर प्लांट्स ऐसे रहेंगे जो नेचुरल कंडीशन में, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर थोड़ा स्लो ग्रो कर रहे हो, उनका ड्यूरेशन जो ग्रोथ है वो स्लो हो रहा है ड्यू टू सम और द अदर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। सुरजीत, यस, ये नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नेट का जो मॉड्यूल 12 है CSR नेट का वो इसी से डील करता है, तो नेट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ओके। राइट, सो आई वाज सेइंग रैपिड प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स की जो नेचुरली ग्रो, जो नेचुरल ग्रोइंग कंडीशन है उसमें वो स्लो ग्रो करेंगे, देयरफॉर हम उनको ऑप्टिमम मीडिया देके और उनको ऑप्टिमम कंडीशंस देके हम उसे रैपिड प्रोपोगेशन करवा सकते हैं। थर्ड थिंग इज सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन व्हाई, बिकॉज हम जो भी हाइब्रिड बनाएंगे वी विल हैव आवर ओन डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेटेड इन देम, राइट, वी विल हैव आवर ओन डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कि हमें इसको यही डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है तो हम इसी से ही हम हाइब्रिडाइज करवाएंगे, या हम बोल सकते हैं कि इसको यही पर्टिकुलर सॉल्ट टॉलरेंट बनाना है या कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेस टॉलरेंट हमें जो रखना है, तो वो ट्रेट को हम लेके हम उसका हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन मोटिव्स फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, ऑफ कोर्स जेनेटिक इम्प्रूवमेंट तो होना ही चाहिए ऑफ कमर्शियल प्लांट्स, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, जो ये हम उसको जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं, राइट, जैसे गोल्डन राइस हो गया, इवन हर्बिसाइड टॉलरेंट या फिर वी कैन से सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स रह गए, तो दे आर एक्चुअली जेनेटिकली इम्प्रूव्ड। अब यहाँ पे एक बात ये याद रखना कि जेनेटिकली इम्प्रूव्ड का मतलब ये नहीं कि ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। प्लांट टिश्यू कल्चर का मेन मोटिव यहाँ पे क्या है कि हम हमारे कमर्शियल एस्पेक्ट के लिए ज्यादा यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जेनेटिकली दे आर इम्प्रूव्ड जेनेटिकली, बट वो नेचर में तो ठीक है, नेचर अपना काम करेगा कि नेचर में तो दे आर ग्रोइंग परफेक्टली, बट व्हाट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर नीड, तो वहां पे जेनेटिक इम्प्रूवमेंट आ जाता है, क्योंकि हमें किसी से ये पर्टिकुलर चीजें चाहिए, कोई पर्टिकुलर प्लांट से ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट चाहिए, राइट, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट चाहिए। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हम प्लांट से अगर ऑब्टेन करना चाहते हैं तो फिर उनको अच्छे से ग्रो करवाना पड़ेगा, उनको अच्छे से जेनेटिक इम्प्रूवमेंट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। देन ऑब्टेनिंग एंड्रोजेनिक एंड गाइनोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट्स फॉर ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो अगेन अगर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हम ना करवाए और जस्ट नॉर्मल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या फिर हम बोल सकते हैं जस्ट नॉर्मल सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाए, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हैप्लॉइड प्लांट्स, आइदर द मेल और द फीमेल प्लांट्स, उनको वो अगर हमें चाहिए, एंड वी नो दैट ये पर्टिकुलर प्लांट है जो भी मेल या फीमेल प्लांट है उसमें ये एक डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज हैविंग अवर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो जो भी हमारे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाला प्लांट होगा हम उनको हैप्लॉइड कल्चर के थ्रू पूरा एक प्लांट ग्रो करवा सकते हैं, एंड देन इट विल बी यूजफुल फॉर द जेनेटिक इट विल बी यूजफुल फॉर द ब्रीडिंग प्रोग्राम ऑल्सो। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के काफी सारे एप्लीकेशंस है, ऐसा ही नहीं कि बस हमें सिर्फ ग्रो ही करवाना है प्लांट, कि हमें कोई कंजर्वेशन करके रखना है या हमें फ्लोरा फाउना को मेंटेन करके रखना है, वी हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस आल्सो,
ठीक है। देन मूविंग ऑन, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हु इज द फादर ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर? कैन एनीवन टेल मी प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कौन है? हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर? बोलिए, हु इज द फादर ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर? प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, स्टार्टिंग में उनका जो कॉन्सेप्ट का इंसेप्शन हुआ था 1902 में। ओके, 1902 में। इट इज द सेम ईयर व्हेन द एयरप्लेन वाज डिस्कवर्ड और वी कैन से इन्वेंटेड बाय द राइट ब्रदर्स। तो 1902 जिसमें प्लांट टिश्यू कल्चर का अगेन कॉन्सेप्ट इनिशियलाइज हुआ था, तो वो कौन थे? करेक्ट, लेट्स ग्रो टुगेदर, करेक्ट प्रतीक्षा, हेबरलैंड। सो ही इज गॉटलिएब हेबरलैंड। ओके, तो गॉटलिएब हेबरलैंड ने 1902 में थियरी दी थी प्लांट टिश्यू कल्चर की। उसने बेसिकली क्या बोला था कि he predicted that eventually a complete and functional plant could be regenerated from a single cell. A complete and functional plant could be regenerated from a single cell. इसका मतलब क्या कि एक ही सेल अगर इनफ हो, एक ही सेल इनफ है कि उसमें से पूरा एक प्लांट ग्रो हो सके। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास काफी वन बॉल ऑफ सेल, अगर हमारे पास काफी सारे सेल्स आ गए और उसमें से हम एक एक सेल निकाल के उसको वापस रीग्रो करवाए या उसको हम अप्रोप्रिएट कंडीशंस दे, तो वो वापस एक अलग ही प्लांटलेट में ग्रो हो जाएगा। एंड देयरफॉर द प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट इज इजी। ओके, प्रोपगेशन ऑफ द प्लांट इज इजी। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इसे हम बोलेंगे टोटीपोटेंसी। इसे क्या बोलेंगे? टोटीपोटेंसी। He predicted that eventually complete and functional plant could be regenerated from a single cell and other studies led to the culture of isolated root tips. ठीक है, तो बेसिकली उसने सबसे पहले टोमेटो रूट टिप में एक्सपेरिमेंट किया था एंड दैट रूट टिप वाज इनफ टू, और द सेल्स ऑफ द रूट टिप्स वर इनफ टू ग्रो इनटू न्यू प्लांटलेट। तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइज किसने किया? गॉटलिएब हेबरलैंड ने, एंड देयरफॉर ही इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, अब टर्म्स यूज्ड इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो टर्म्स हम यूज करते हैं बेसिकली, तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटीपोटेंसी। तो अगेन जैसे मैंने बोला, ईच सोमेटिक्स प्लांट सेल हैज कैपेबिलिटी टू रीजनरेट इनटू एन न्यू एंटायर न्यू प्लांट। तो ये टोटीपोटेंसी प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? प्लास्टिसिटी, ability of plants to show different growth pathways in response to environment or growth regulators. Plasticity, इसका मतलब क्या कि हमने कोई पर्टिकुलर ग्रोथ फैक्टर उनको दे दिया मीडियम में, तो इट विल ग्रो इनटू अ पर्टिकुलर पाथवे और वी कैन से इट विल डेवलप इनटू अ न्यू पाथवे। अगर हमने कोई भी मैनिपुलेशन किया पर्टिकुलर मीडिया में या मीडिया के इंग्रेडिएंट्स में, तो उस हिसाब से द प्लांट कैन रीग्रो इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट। तो ये जो डेवलपमेंटल पैटर्न्स होती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दैट वी गिव, उससे बोलते, वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन। तो अगेन डिफरेंशिएशन बहुत ही कॉमन टर्म है, द प्रोसेस लीडिंग टू द मैच्योरेशन और स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल विथ इट्स फंक्शन। तो बेसिकली जो एक कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल है, जो टोटीपोटेंट सेल बोल सकता है, या अगर प्लांट के टर्म में बोले तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोल सकते हैं, वो अगर एक पर्टिकुलर मैच्योर होके एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन अटेन कर ले, राइट, उसे हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। देन डी डिफरेंशिएशन, तो दैट इज द रिवर्सल ऑफ डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या कि मैच्योर और स्पेशलाइज्ड सेल्स लूज देयर डिफरेंशिएटेड कैरेक्टर टू गेन द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन अगेन। तो जो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, मेरिस्टेमेटिक से एक स्पेशलाइज्ड सेल में जाता था, स्पेशलाइज्ड सेल या एक फंक्शनल या मैच्योर सेल में कन्वर्ट होता था। बट डी डिफरेंशिएशन में क्या होगा,
उसका उल्टा होगा। जो भी एक स्पेशलाइज्ड सेल है या मैच्योर सेल है वो वापस अपनी प्रॉपर्टी लूज करके वापस वो डिविजिबल स्टेट में आ जाता है, और वी कैन से इट गोज बैक टू द मेरिस्टेमेटिक और द कैलस स्टेट। इसे हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। एंड फाइनली वैसे डी डिफरेंशिएशन होने के बाद वापस अगर डिफरेंशिएशन हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे। ठीक है, कि नॉर्मली जो डिफरेंशिएट जब कोई पर्टिकुलर कैलस या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है तो दैट इज फाइन कि चलो उसने एक पर्टिकुलर मैच्योर फंक्शन अटेन कर लिया है। अटेन करने के बाद वापस अगर हम कोई पर्टिकुलर ग्रोथ फैक्टर्स अप्लाई करवा के या उसको इंजेक्ट करवा के वापस वो अपनी फंक्शनल स्पेशलाइज्ड फंक्शन लूज करके मेरिस्टेमेटिक स्टेट में आ जाता है तो उसे बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। एंड डी डिफरेंशिएशन से वापस उसको हम करवा सकते हैं, रीडिफरेंशिएट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो पर्टिकुलर टर्म्स है और वी कैन से बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज होती है प्लांट की विच मेक्स इट इजी टू यूज द प्लांट टिश्यू कल्चर इन द अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सेंट्रल मेथड ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर और वो है कैलस कल्चर। कैलस कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन द प्लांट टिश्यू कल्चर। क्यों? क्योंकि कैलस कल्चर एक सेंटर में रखते हैं हम, एक सेंटर में वो एक मेथड है और कैलस कल्चर से ही काफी सारे हम चीजें कर सकते हैं। उसका प्लांट रीजनरेशन करवा सकते हैं, उसका सोमा क्लोनल वेरिएशन हम करवा सकते हैं, उसका हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करवा सकते हैं, उसका हम प्रोटोप्लास्ट फॉर्म करके उसका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करवा सकते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। तो सब कुछ चीजें कैलस कल्चर के सेंटर में रहती है। नो डाउट कैलस कल्चर के बिना भी हो सकता है, बट कैलस कल्चर एक एडवांटेज देता है और वो होता है एक सोमा क्लोनल वेरिएशन का एडवांटेज। वो हम आगे देखते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द कैलस कल्चर, तो पहली बात तो कैलस जो है, कैलस क्या है? कैलस इज द undifferentiated, callus is the undifferentiated unorganized and undifferentiated mass of cells, and each cell having totipotency. तो you can see how powerful is this technique कि अगर हमारे पास एक मास ऑफ सेल्स हो गया और हर एक सेल के पास एक टोटीपोटेंट प्रॉपर्टी है, इसका मतलब कि मान लो कि एक छोटा सा कैलस है और छोटा सा कैलस में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं और वही हंड्रेड्स एंड थाउजेंड सेल्स हम एक एक सेल आइसोलेट करके उसको रीग्रो करवाए ऑप्टिमम कंडीशन में, तो वी कैन गेट फ्रॉम जस्ट दिस मच बॉल ऑफ or we can say this much mass of cell we can get hundreds and thousands of plant at a time, right? So you can see how powerful is this technique, or and it is also very easy. ठीक है, each cell having totipotency. Again callus के पास totipotency है and callus जो है, callus is formed naturally. नेचर में कैलस कहां पे बनता है? इन प्लांट वुंड्स। नेचुरली इट इज फॉर्म्ड इन प्लांट वुड्स। अरुण कुमार यादव, यस, CSIR के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 12 जो है अप्लाइड बायोलॉजी, उसमें भी ये आता है। ओके, तो ये आज का जो सेशन है वो CSIR गेट ऑलमोस्ट एक्चुअली सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट टिश्यू कल्चर, कैलस इज फॉर्म नेचुरली इन प्लांट वुड्स, ठीक है। बट अगर हमें पर्टिकुलरली आर्टिफिशियली ग्रो करवाना है और वी कैन से आर्टिफिशियली कैलस इंड्यूस करवाना है एक प्लांट में, तो हम क्या करेंगे? हम उसको ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का इक्वल अमाउंट देंगे मीडिया में, राइट। कैलस इंडक्शन इन प्लांट टिश्यू is done by callus induction in plant tissue is done by equal amount of auxin and cytokinin। फिर बोले वो 2,4-D हो गया ऑक्सिन या साइटोकाइनिन की बात करें तो काइनेटिन हो गया, कुछ भी हो सकता है, बट ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का इक्वल अमाउंट अगर हो
then it will lead to the generation of callus from any of the plant tissue. और जो भी plant tissue हम ऑप्टेन या आइसोलेट करेंगे फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर उसको हम एक्सप्लांट बोलेंगे. ठीक है. ओके, सो यस, सो लेट अस सी द मेथड. स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलस कल्चर. तो कैलस कल्चर में बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो हम देखते हैं. तो कोई भी हमने एक्सप्लांट ले लिया, कोई भी टिश्यू, यूजुअली एक्सप्लांट हम कौन सा लेंगे, यूजुअली कोई भी टिप लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा टिप हो सकता है कोई भी पर्टिकुलर प्लांट का. व्हाई टिप इज रिक्वायर्ड, कोई बोल सकता है? कैन एनीवन आंसर? यूजुअली हम टिप क्यों लेते हैं एक्सप्लांट में? भले वो रूट टिप हो गया, वो लीफ टिप हो गया, वो शूट का टिप हो गया, कुछ भी हो सकता है, एपेक्स जिसको हम बोलते हैं. कैन एनीवन टेल मी why the tip is mostly used as an explant in the plant tissue culture generally? टिप में ऐसा क्या होता है? गुड मॉर्निंग अमृता मैम, गुड मॉर्निंग सिमल, उरूज, विनय. ओके, करेक्ट शांतनु, करेक्ट तेजी, करेक्ट. लेट्स ग्रो टुगेदर. मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ज्यादा अमाउंट और वी कैन से ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो होती है वो टिप में रहती है. एंड जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, एंड व्हेंस इफ दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग तो उसमें सबसे कम प्रोबेबिलिटी होती है डिजीज होने की, या वी कैन से वो पर्टिकुलर जो सेल्स है वहां पे दे आर डिजीज फ्री सेल्स. राइट, करेक्ट, करेक्ट एवरीवन, करेक्ट. वैष्णवी, राठौड़, अरुण, देन प्रवीण, प्रतीक्षा, यस एवरीवन, करेक्ट. तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो रहते हैं दे आर डिजीज फ्री सेल्स बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग. सो द अगर वो इन्फेक्ट भी होते हैं पर्टिकुलर वायरस से तो वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट द कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल. ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली टिप प्रीफर करते हैं सो दैट अगर हम उसका एक्सप्लांट ही डिजीज फ्री ले तो हम जो एसेप्टिक कल्चर में परफॉर्म करेंगे वो भी डिजीज फ्री रहेगा. ओके, सो यहाँ पे जो भी हम एक्सप्लांट लेंगे, अब एक्सप्लांट को सबसे पहले जो भी हमने ऑब्टेन किया कट करके वो एक्सप्लांट को सबसे पहले सरफेस स्टरिलाइजेशन करना होगा. सरफेस स्टरिलाइजेशन के लिए काफी सारे अवेलेबल स्टरिलेंट्स है और वी कैन से डिसइंफेक्टेंट्स है. अल्कोहल कॉमनली यूज होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड कॉमनली यूज होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड कॉमनली यूज होता है. सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो वाटर में फाइनली ऑक्सीजन रेडिकल्स बनाएगा जो बैक्टीरिया के लिए डेट्रीमेंटल है. मर्क्यूरी क्लोराइड में जो क्लोराइड होता है वो भी पेप्टाइड चेन्स को डिसइंटीग्रेट कर देगा, अगेन दैट इज हार्मफुल फॉर बैक्टीरिया. बेबीस्टेन की बात करें, बेबीस्टेन इज वन ऑफ द कमर्शियल फंगिसाइड्स, राइट. तो बेबीस्टेन या फिर अल्कोहल, सोडियम हाइपोक्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, इसको हम ट्रीट करके सरफेस स्टरिलाइजेशन करेंगे. देन वंस द सरफेस स्टरिलाइजेशन ऑफ द एक्सप्लांट इज डन, फाइनली उनको वो पीसीस को हम इनोक्यूलेट करेंगे मीडिया में. कॉमनली यूज्ड मीडिया इज एमएस मीडिया, और एमएस मीडिया में हम जब इनोक्यूलेट करेंगे, इनोक्यूलेट करने के बाद मेन चीज हमें क्या ध्यान में रखना है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अमाउंट इक्वल होना चाहिए बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इन द मीडिया विल इंड्यूस द कैलस फॉर्मेशन. अगर ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का रेशियो 1 हो, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का रेशियो अगर 1 हो देन इट विल इंड्यूस द कैलस फॉर्मेशन. ठीक है, एंड देयरफॉर कैलस फॉर्मेशन जैसे इंड्यूस होगा वी विल गेट अ बॉल ऑफ और वी कैन से मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रॉपर्टी प्ले करेगा जो होगा वो होगा डी डिफरेंशिएशन. ठीक है, डी डिफरेंशिएशन यहां पे प्रॉपर्टी होगी प्लांट की. तो अगर हम कोई भी एक्सप्लांट लेते हैं जिसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है और उसको हम ट्रीट करते हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मीडिया में, इन विच द ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो इज 1, मतलब कि बोथ ऑफ द amount is equal, then de-differentiation will occur and callus will be formed. Okay,
Once the callus is formed, we are now free to do whatever we want with the callus. हम उसको जैसे मैंने बोला सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करवा सकते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन करवा सकते हैं, फिर हम ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब कि वापस प्लांट रीजनरेशन भी करवा सकते हैं, हम उसको सस्पेंशन कल्चर में यूज करके उसका हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन भी करवा सकते हैं, हम उसका प्रोटोब्लास्ट फ्यूजन भी करवा सकते हैं, राइट। तो यू कैन सी कि कैलस कल्चर जो एक सेंटर पर्टिकुलर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, उससे हम काफी सारी चीजें आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो वंस वी ऑब्टेन द कैलस, जैसे यहाँ पे अगर दिखाया गया है कि ये सस्पेंशन कल्चर में यूज होता है। अब कैलस जो भी फ्रीएबल या लूज जो कैलस रहेंगे, जो इजीली एजिटेशन के टाइम इजीली ब्रेक हो जाता है उसके सेल्स में, राइट। तो वो कैलस को हम सस्पेंशन कल्चर में भी यूज कर सकते हैं। छोटा जो एक फ्लास्क रहेगा अबाउट 1 to 2 लीटर, वो सस्पेंशन मीडियम में हम वो कैलस को डालेंगे, कैलस विल डिसइंटीग्रेट इनटू देयर पर्टिकुलर सेल्स और उसको हम एज अ सस्पेंशन मीडियम यूज करेंगे। सो दैट सस्पेंशन मीडियम हम एज अ सस्पेंशन कल्चर हम यूज करेंगे, सो दैट वी कैन ऑब्टेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम दैट ऑल्सो। ओके, ये भी हो सकता है। सोमा क्लोनल वेरिएशन, अब सोमा क्लोनल वेरिएशन मतलब क्या? सोमा क्लोनल वेरिएशन मतलब कि ये जो भी कैलस है, ये कैलस को हम कंटिन्यूसली सब कल्चर करवाते रहेंगे इनटू द पर्टिकुलर डिफरेंट स्ट्रेस एनवायरमेंट, आइदर बाय द इंड्यूस्ड म्यूटेशंस या फिर हम उसको म्यूटाजेंस ना भी दे, राइट। हम पर्टिकुलर ग्रो करवाएंगे, कंटिन्यूसली सब कल्चरिंग करवाते रहेंगे इनटू द पर्टिकुलर स्ट्रेस एनवायरमेंट, जिसकी वजह से सोमा क्लोनल वेरिएशंस आएंगे। अब सोमा क्लोनल वेरिएशन मतलब क्या? नाम में है कि they are the clones, they are the somatic clones, but their genotypic and phenotypic makeup will change, right? चेंज क्यों होता है? बिकॉज प्लांट को हम कंटिन्यूसली सब कल्चर करवा रहा है, एक से दूसरे मीडिया में, दूसरे से तीसरे मीडिया में, मीडिया के साथ साथ हम उसका फिजिकल कंडीशन जो एनवायरमेंट है वो भी हम चेंज करवा रहे हैं। वो चेंज करवाने से क्या होगा? उसका जो जेनोटिपिक स्टेबिलिटी है या जेनोटिपिक मेकअप है वो भी चेंज होगा, एज वेल एज फिनोटिपिक जो एक्सप्रेशन होना है वो भी चेंज होगा। एंड देयरफॉर one callus, we can again say mass of cell can give rise to many soma clonal variants, और उसको हम वेरिएंट्स बोलते हैं। ओके, तो सोमा क्लोनल वेरिएशंस अगेन एडवांटेजेस भी है, बिकॉज आफ्टर मेनी ट्रायल एंड एरर मेथड वी माइट गेट व्हाट वी वांट, जो भी हमें डिजायर्ड जो चाहिए कि हमें ये पर्टिकुलर डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट चाहिए या हमें पर्टिकुलर ये स्ट्रेस टॉलरेंट प्लांट चाहिए, हम वो पर्टिकुलर करवा सकते हैं बाय द सोमा क्लोनल वेरिएशन। अगर सोमा क्लोनल वेरिएशन उसमें भी हम या तो इंड्यूस म्यूटेशन करवा सकते हैं म्यूटाजेंस डाल के, या फिर हम म्यूटाजेंस ना भी डाले तो भी नेचुरली वो हो सकता है। अगेन डिसएडवांटेज भी है कि इट माइट हिंडर द प्रोपगेशन। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि प्रोपगेशन आगे हो ही नहीं, सेल्स बिकम नॉन वायबल, तो दैट माइट ऑल्सो लीड, तो इसलिए ट्रायल एंड एरर मेथड है। तो समटाइम्स इट इज एडवांटेजेस सोमा क्लोनल वेरिएशन एंड समटाइम्स इट इज नॉट। फाइन, ओके। सो मूविंग ऑन, कैलस कल्चर की जो मैंने बात की थी, कैलस कल्चर से अगेन हम देखे आगे, राइट। तो कैलस कल्चर से एक चीज हो सकती है, नेक्स्ट मेथड, वो होगा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अब पहली बात यह है कि सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और जो जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है उसमें डिफरेंस क्या है। एम्ब्रियोजेनेसिस, आप ये तो पता है कि भाई एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो एम्ब्रियोजेनेसिस है, राइट। तो यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमें क्यों करवाना है? हम डायरेक्ट ही क्यों एम्ब्रियो हम प्लांट में से ही एम्ब्रियो ले लेना, जो उसका पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक है, राइट, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है प्लांट में, वो ही हम डायरेक्ट ले ले। तो हम यहाँ पे सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्यों करवाते हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस? मैं आपको डेफिनेशन बोल देता हूं। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज द एसेक्सुअल ग्रोइंग ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द सोमेटिक सेल्स। हमने जो एक्सप्लांट लिया वो ऑब्वियसली हमने प्लांट के ओवरी में से नहीं लिया है, हमने या तो रूट में से लिया, या तो शूट में से लिया, या तो लीफ में से लिया, कोई भी एक सोमेटिक सेल में से लिया है, हमने उसके एम्ब्रियोनिक सेल में से नहीं लिया है। तो माय क्वेश्चन इज कि हमने अगर सोमेटिक सेल में से लिया
और हमने सोमेटिक सेल में से जो भी कैलस बना दिया, कैलस बनाने के बाद हम मान लो कि नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कर रहा है, इसका मतलब कि हम लिटरली उसको एम्ब्रियो के फॉर्म में ला रहे हैं, हम उसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट करवाएंगे। तो व्हाई दैट इज नेसेसरी, व्हाई दैट इज नेसेसरी, कैन एनीवन टेल मी? सोमेटिक सेल से एम्ब्रियोजेनेसिस करवाने से हमें क्या फायदा मिलेगा? इनफैक्ट एक डिसएडवांटेज ये है, इसमें कोई वेरिएशन भी हमें नहीं मिलेगा या हमें रिकॉम्बिनेशन भी नहीं मिलेगा। जो हम नेचुरल एम्ब्रियोजेनेसिस जो बोलते हैं, साइकोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, उसमें हमें जो मिलता है एक रिकॉम्बिनेशन या जो भी, वो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में नहीं मिलेगा। तो ये तो एक डिसएडवांटेज, बट स्टिल व्हाई डू वी डू दैट? कोई बता सकता है? Why somatic embryogenesis is done? Jyoti Kumari, possibility of automating the large scale production. Automating in the sense what? Automating मतलब क्या कि वो जस्ट हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन दे देनी है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएंगे, राइट? या वी कैन से कि लार्ज जब हम प्रोडक्शन करेंगे तब सभी को सिर्फ एक ही कंडीशन लगेगी, एक ही हम फिजिकल एंड केमिकल एनवायरमेंट देंगे। राठौड़ अरुण, आइडेंटिकल प्लांट डेवलप्ड बाय सोमेटिक सेल्स। ओके, आइडेंटिकल प्लांट डेवलप्ड हो रहा है, बट यहाँ पे हमें वेरिएशन नहीं मिल रहा है, जैसे हमने बोला। सुमन राठौड़, नो रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज फाइन, ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। हैप्लॉइड प्रोडक्शन, करेक्ट। हाइब्रिड प्रोडक्शन, हैप्लॉइड, बट यहाँ पे हमने सोमेटिक सेल लिया, तो वो हैप्लॉइड प्रोडक्शन कैसे हो गया? वो तो डिप्लॉइड होता है सोमेटिक सेल, तो वो हैप्लॉइड प्रोडक्शन में कैसे काम करेगा? सेम कैरेक्टर एज लाइक पेरेंट्स, करेक्ट, राइट। टू मेंटेन जेनेटिक प्योरिटी, करेक्ट। लेट्स ग्रो टुगेदर, सही है। मेनली अगर हमें कोई पर्टिकुलर सोमा क्लोनल वेरिएशन से कुछ हमें ऐसा डिजायर्ड चीज मिल गई या ऐसा डिजायर्ड सेल मिल गया, और उसका हम क्या करेंगे? सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करवाएंगे, मतलब उसको हम नेचुरली ग्रो करवाएंगे, एम्ब्रियो इंड्यूस करवा के। वो सेल में लिटरली एम्ब्रियो इंड्यूस होगा। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट आप जो प्लांट डेवलपमेंट में पढ़ोगे, जिसमें ग्लोबुलर स्टेज आएगा, फिर उसके बाद हार्ट शेप्ड स्टेज आता है, राइट, एक सस्पेंसर लंबा सा बनेगा, वो जो पूरा एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो सेम चीज एक सोमेटिक सेल में हो रही है। तो ये जो सोमेटिक सेल में सेम चीज हो रही है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट थिंग? हम डायरेक्टली ही क्यों ओवरी से नहीं लेते हैं फर्टिलाइजेशन करवा के? करेक्ट, जेनेटिकली यूनिफॉर्मिटी इज करेक्ट। दूसरी चीज होती है बाइपोलर, बाइपोलर नेचर का है, तो प्लांट रीजनरेशन जब भी हम करवाते हैं तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बाइपोलर नेचर उसका रहता है। दिस एम्ब्रियो इज बाइपोलर इन नेचर, दैट मीन्स कि पूरा का पूरा प्लांट हम ग्रो करवा सकते हैं। तीसरी चीज है कि उसका हम व्हाट वी कैन से डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हैं, एक ही टाइम में काफी सारे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकता है। एंड फाइनली, करेक्ट प्रवीण, सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन के लिए भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। फाइनली सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो लिटरली नेचुरल एम्ब्रियोजेनेसिस को मिमिक करेगा। अब यहाँ पे हाँ डिफरेंस होता है, अगर हम यहाँ पे देखें डिफरेंस, अगर हम देखें कि जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो हम करवाएंगे, जाइगोटिक मतलब जो नेचुरली हो रहा है फर्टिलाइजेशन से, एंड सोमेटिक मतलब क्या कि हम लिटरली सोमेटिक सेल से इंड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, यहां पे फर्टिलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। सोमेटिक में हमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। व्हाट अबाउट अदर थिंग?
शिवम यादव, यस, ये हम बोल सकते हैं निकोटीन एक्सट्रैक्शन बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, दैट इज ऑल्सो फाइन, ये हम करवा सकते हैं. फर्टिलाइजेशन इज रिक्वायर्ड एंड फर्टिलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये एक डिफरेंस हुआ. दूसरा डिफरेंस क्या हुआ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में डिसएडवांटेज की तरह काम करेगा, बट हमारा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है उसमें वो एडवांटेज की तरह काम करेगा. डोरमेंसी पीरियड इज रिक्वायर्ड, डोरमेंसी पीरियड इज रिक्वायर्ड. वेरेज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का मेन एडवांटेज है जो हमारे फेवर में काम करता है, हमारे अप्लाइड बायोलॉजी में हम यूज करते हैं, वो होगा dormancy is not required and directly leads to plant regeneration and directly leads to plant regeneration. तो यहाँ पे एक फायदा ये हो रहा है कि हमें अगर जैसे जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से एक सीड बनता है, एक नेचुरल सीड बनता है, उसको एक डोरमेंट स्टेज में होना जरूरी है. डोरमेंट स्टेज में जब वो आएगा फाइनली उसको हम पर्टिकुलरली सॉइल में ग्रो करवाएंगे एंड देन इट विल जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट. वेयरएज यहाँ पे ऐसा कोई डोरमेंसी की जरूरत नहीं है एंड इट डायरेक्टली लीड्स टू जर्मिनेशन. जस्ट हमें इंड्यूस करवा देना है और इंड्यूस करवा के जैसे ही हमने ग्रो करवा दिया देन इट इज डायरेक्टली लीड्स टू जर्मिनेशन. ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस होता है एंड दिस डिफरेंस इज एक्चुअली इन अवर फेवर कि यहाँ पे डोरमेंसी नहीं होता. जस्ट हम व्हाट वी कैन से एम्ब्रियो जेनेसिस में एम्ब्रियो हमने इंड्यूस करवा दिया, तो एम्ब्रियो इंड्यूस करवाने के बाद हम डायरेक्टली उसको प्लांट रीजनरेट करवा सकते हैं. एंड प्लांट रीजनरेशन कैसे मिमिक होगा, एग्जैक्टली जो हमारा नेचुरल जर्मिनेशन प्रोसेस होता है वैसे ही यहाँ पे प्लांट रीजनरेशन होगा. वेयरएज ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, वो मोनोपोलर होता है. यहाँ पे ये जो है एम्ब्रियोजेनेसिस में ये जो एम्ब्रियो रहता है वो बाइपोलर होता है, मतलब कि एक साथ वो शूट एंड रूट दोनों ग्रो करवाएंगे. दैट मीन्स के एक ही टाइम पे पूरा प्लांटलेट ग्रो हो जाएगा नेचुरली, और वी कैन से आर्टिफिशियली बट मिमिकिंग द नेचुरल कंडीशंस. वेयरएज नॉर्मल अगर हम ऑर्गेनोजेनेसिस करवाए जिसमें हम शूट फॉर्मेशन करवाते हैं, रूट फॉर्मेशन करवाते हैं, राइट, हेरी रूट कल्चर हो गया या शूट कल्चर हो गया, उसमें पर्टिकुलरली हमें मोनोपोलर व्हाट वी कैन से ग्रोथ मिलता है. ओके भास्कर माझी, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस एक बार डिटेल्स में बोले. तो अगेन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस यहाँ पे जैसे आई वाज टेलिंग के लास्ट जो पर्टिकुलर जो हमने देखा मेथड वो था कैलस फॉर्मेशन के बाद हम उसका एक मेथड आगे हम और प्रोसीड कर सकते हैं, दैट इज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. तो कैलस से अगर हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर हम बोल सकते हैं उसको नाम में ही है कि ये जो सोमेटिक सेल्स है, क्योंकि हमने एक्सप्लांट किससे लिया, हमने उसके बॉडी सेल्स में से लिया, सोमेटिक सेल्स में से लिया, हमने उसके एम्ब्रियोनिक सेल में से कुछ भी नहीं लिया. जो एम्ब्रियोनिक सेल में मतलब क्या, जो भी एम्ब्रियो सेक में प्रेजेंट है, एंटीपोडाल सेल, साइनर्जिड सेल, राइट, न्यूसेलस भी हो गया, कोई भी न्यूसेलस भी हम बोल सकते हैं कि दे आर एक्चुअली प्री डिटरमाइंड एम्ब्रियोनिक सेल्स. वेयरएज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सोमेटिक सेल्स है, सोमेटिक सेल्स को हम लिटरली ग्रोथ फैक्टर देके हम उसको एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर रहे हैं. यहाँ पे नेचुरल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है कोई भी गैमेट्स का, हम विदाउट फर्टिलाइजेशन हम यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस करवा रहे हैं सोमेटिक सेल्स में से. और हमें ये सोमेटिक सेल्स कहाँ से मिले, तो ये हमें आइदर कैलस से मिल सकता है या डायरेक्टली हमें एक्सप्लांट से भी मिल सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे मेनली एम्ब्रियोजेनेसिस करवाने का मेन मोटिव क्या था, एम्ब्रियोजेनेसिस करवाने का मेन मोटिव था कि एट अ टाइम वी कैन गेट मेनी प्लांट्स मिमिकिंग द नेचुरल जर्मिनेशन. एम्ब्रियो एक बार बना दिया, एम्ब्रियो एक बार बनाने के बाद आप यहाँ पे भी देख लो मेथड कैसे होता है. एम्ब्रियो एक बार बनाने के बाद यू कैन सी कि नेचुरल जो प्लांट रहता है या नेचुरल सीड जो होता है उसका ही वो पूरा मिमिक करेगा और बाइपोलर नेचर होगा उसका. यू कैन सी कि सेल क्लम्प जो हमें मिला, सेल क्लम्प या जो भी कैलस, उसमें से सबसे पहले हम फर्स्ट मीडियम में डालेंगे और ये इसे हम बोलेंगे इनिशिएशन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, या ये जो फर्स्ट पर्टिकुलर स्टेज है उसको हम बोलेंगे राइट, उसको हम बोलेंगे इंडक्शन ऑफ द एम्ब्रियो. तो यहाँ पे हम बेसिकली फर्स्ट मीडियम में क्या डालेंगे, इट शुड बी रिच इन 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक, सॉरी
राइट, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड 2,4-D, दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड एक ऑक्सीजन की तरह वो एक्ट करेगा, ऑक्सीजन की तरह, सिंथेटिक ऑक्सीजन की तरह, एंड फाइनली इट विल हेल्प इन इंडक्शन ऑफ द एम्ब्रियो। अब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड सेल्स है, ये इंड्यूस्ड सेल्स को हम क्या बोलेंगे? ये इंड्यूस्ड सेल्स को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड एम्ब्रियोजेनिक डिटरमिन्ड सेल्स। क्यों इसको हम इंड्यूस्ड एम्ब्रियोजेनिक डिटरमिन्ड सेल्स बोलते हैं? क्योंकि ये सोमेटिक सेल था, उसका नेचर नहीं था एम्ब्रियो बनाना, उसका नेचर था कि भाई उसको आगे जाके कोई और फंक्शन करना है, उसको मे बी जाइलम बनाना है, फ्लोएम बनाना है, कोई भी वस्कुलर बंडल्स बनाने होंगे या कोई भी दूसरी चीजें बनानी होगी, राइट। बट यहाँ पे हमने पर्टिकुलर मीडियम में 2,4-D रिच मीडियम हम डाल के हमने क्या कर दिया, ये कैलस कल्चर को, सोमेटिक सेल्स को हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंड्यूस करवा दिया। हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंड्यूस करवा दिया, उसकी वजह से क्या होगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमने इंड्यूस करवा दिया, उसकी वजह से एक पूरा नेचुरल वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फॉलो करेगा। इसका मतलब कि ये जो ग्लोबुलर स्टेज है, फिर हार्ट स्टेज है, टॉर्पीडो स्टेज है, वो फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला स्टेज क्या है? इंडक्शन। सेकेंड मीडियम आपको दिख रहा है, ये सेकेंड मीडियम जो है उसमें हम ऑक्सीजन को कम कर देंगे एंड उसके साथ हम क्या रखेंगे? काइनेटिन, मतलब कि साइटोकाइनिन को हम रख देंगे। सेकेंड मीडिया जो है उसमें हम ऑक्सीजन को कम कर देंगे। तो यहाँ पे मेनली दो स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है इंडक्शन। इंडक्शन में बेसिकली क्या होगा? सोमेटिक सेल को हम इंड्यूस करवा देते हैं कि भाई वो एम्ब्रियोनिक सेल में कन्वर्ट हो जाए, या वी कैन से कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट कर दे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट करने के बाद, जो इंड्यूस करने के बाद जो सेकेंड मीडिया होता है, सेकेंड मीडिया में हम ऑक्सीजन कम कर देते हैं, बट साइटोकाइनिन अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम डालेंगे, जिसकी वजह से दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन विल अकर। तो आप देख सकते हो कि वो लिटरली एक एम्ब्रियो बनाएगा। जो सोमेटिक सेल था वो अभी वो एम्ब्रियोनिक उसमें प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, उसमें ग्लोबुलर स्टेज बनाएगा, ग्लोबुलर के बाद अगेन वो सस्पेंसर ग्रो करवा के हार्ट स्टेज बनाएगा, हार्ट स्टेज बनाने के बाद वो टॉर्पीडो स्टेज बनाएगा, एंड फाइनली एक मैच्योर एम्ब्रियो बनाएगा। मैच्योर एम्ब्रियो बनाया, उसके बाद फिर वो हम एम्ब्रियो को क्या करवा सकते हैं? हम उसको डायरेक्टली हम ग्रो करवा सकते हैं, उसका हम सिंथेटिक सीड बना के हम उसको थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। सिंथेटिक सीड बना के हम उसको कमर्शियली सेल भी कर सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग अगेन फ्रॉम द एम्ब्रियो। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर एम्ब्रियो बना, ये कौन से सोर्स से बना? तो वो सोमेटिक सेल से बना, इसलिए इसको हम बोलते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ये फर्टिलाइजेशन से नहीं बना है, ये गैमेट से नहीं बना है, ये सोमेटिक सेल से बना है। तो ये जो पर्टिकुलर मैच्योर एम्ब्रियो बनते हैं, यही मैच्योर एम्ब्रियो आगे जाके हम डायरेक्टली ग्रो करवाए तो इट विल मिमिक द नॉर्मल जर्मिनेशन। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है। ओके, तो ये जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हमने देख लिया, जो मीन्स 2 स्टेज में है, और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज सिंथेटिक सीड। सिंथेटिक सीड उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, राइट। तो आप जैसे ही ये सिंथेटिक सीड अगर हम बात करें, तो अगेन सिंथेटिक सीड में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स जैसा दिखता है, आपको जेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो हम आगे देखेंगे। ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर में बहुत ही छोटा या तो प्लांटलेट रहेगा, या प्लांट का कोई एक पार्ट रहेगा, या तो फिर सोमेटिक एम्ब्रियो रहेगा। अगर हम सोमेटिक एम्ब्रियो को एनकैप्सुलेशन करवा दे तो हमें क्या मिलेगा? हमें फाइनली मिलेगा एक सिंथेटिक सीड। ठीक है, तो ये जो सिंथेटिक सीड है, व्हाट इज दिस? बेसिकली इट इज एनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो, एनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो। अब सोमेटिक एम्ब्रियो जो है वो हम जो भी इंड्यूस करवाते हैं और जनरेट करवाते हैं, तो वो एम्ब्रियो के ऊपर कोई सीड कोट नहीं होता। जो नेचुरल सीड्स में एक सीड कोट रहता है एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के ऊपर, तो यहाँ पे सोमेटिक एम्ब्रियो पे के ऊपर कोई भी सीड कोट नेचुरली होगा नहीं, राइट। तो इसीलिए जस्ट फॉर अवर कन्वीनियंस कि वो हम उसको स्टोर कर सकते हैं, हम उसको हैंडल कर सके, हम उसको
कमर्शियली सेल कर सके इन द फॉर्म ऑफ द सिंथेटिक सीड्स, राइट, इन द नेम ऑफ द सिंथेटिक सीड्स, हम उसको एनकैप्सुलेट कर देंगे। किसको? सोमेटिक एम्ब्रियोज को। और सोमेटिक एम्ब्रियो को एक बार एनकैप्सुलेट कर दिया तो हमें एक सिंथेटिक सीड मिल गया। वही सिंथेटिक सीड जैसे ही हम ग्रो करवाने रख देंगे, देन इट विल नेचुरली ग्रो इनटू अ प्लांटलेट। फिर हम बस इसको हमें सॉइल में ही डालना है, फिर हमें और कुछ ज्यादा करना नहीं है, राइट। रितिका 2,4-D इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसेटिक एसिड। ये जो है वो एक सिंथेटिक ऑक्सीजन की तरह एक्ट करता है। ओके, यस भास्कर माँ जी, वही हम डिस्कस करेंगे कि एनकैप्सुलेशन कैसे करवाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एनकैप्सुलेटेड सोमेटिक एम्ब्रियो, तो उसका प्रोसेस हम देख लेते हैं कि सोमेटिक एम्ब्रियो को हम एनकैप्सुलेट किससे करवाते हैं। तो बेसिकली सोडियम आल्जिनेट मैट्रिक्स होता है। ओके, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि एक सोमेटिक एम्ब्रियो है। सोमेटिक एम्ब्रियो को हम 2% सोडियम अल्जिनेट में डालेंगे। 2% सोडियम अल्जिनेट सॉल्यूशन में हम मिक्स करेंगे। तो दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट, ये जो सोमेटिक एम्ब्रियो, उसको अगर हम 2% सोडियम अल्जिनेट में मिक्स करें एंड फाइनली उसको हम ऐड किससे करें, उसमें हम ऐड कर देंगे मिक्स इनटू कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। मिक्स इनटू कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, राइट। तो यहां पे जो आयंस है उसका एक्सचेंज होगा, दैट इज सोडियम एंड कैल्शियम दोनों एक्सचेंज हो गए, और आयंस के एक्सचेंज की वजह से क्या होगा, इट विल फाइनली फॉर्म द एनकैप्सुलेशन, और वी कैन से सोमेटिक एम्ब्रियो के ऊपर जो पर्टिकुलर कोटिंग हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, कोटिंग ऑफ व्हाट, कोटिंग ऑफ कैल्शियम अल्जिनेट, राइट। कैल्शियम अल्जिनेट की कोटिंग हो जाएगी। तो बेसिकली जो सोमेटिक एम्ब्रियो है, जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर जो भी एम्ब्रियो है, सोमेटिक एम्ब्रियो, इसके ऊपर एनकैप्सुलेशन कर दिया। अभी ये सिंथेटिक सीड की तरह काम करेगा। यहाँ पे मेन एडवांटेज क्या है सिंथेटिक सीड का, कि हैंडलिंग में बहुत इजी रहता है, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग में वो बहुत ही इजी रहता है, प्रोटेक्ट करता है ये। उसके अलावा अगर हम नेचुरली सॉइल में हम ग्रो करवाने रख दे तो वो नेचुरली मिमिक करेगा, जो जर्मिनेशन है उसको मिमिक करेगा। हम उसको कमर्शियल सिंथेटिक सीड के नाम पे हम सेल भी कर सकते हैं, राइट। तो देयरफॉर देयर इज एडवांटेज ऑफ एनकैप्सुलेशन ऑफ दिस सोमेटिक एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये जो सोमेटिक सिंथेटिक सीड जो है, ये सिंथेटिक सीड अगेन सोमेटिक एम्ब्रियो की जगह हम दूसरी भी कोई चीजें रख सकते हैं, जैसे कोई एक टोटीपोटेंट सेल भी हमने रख दिया, बट स्टिल देन इट्स ग्रोइंग कंडीशन विल वेरी। सोमेटिक एम्ब्रियो का एडवांटेज क्या है, कि सोमेटिक एम्ब्रियो जो है हम नेचुरली ग्रो करवा सकते हैं। वंस इट कन्वर्ट्स इनटू द एम्ब्रियो, हम उसको नेचुरली ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिंथेटिक सीड यू कैन सी कि नेचुरल जर्मिनेशन को वो फॉलो कर रहा है। शूटिंग एंड रूटिंग दोनों हो रही है, शूट फॉर्मेशन, रूट फॉर्मेशन, दोनों चीजें यहाँ पे हो रही है। तो वो नेचुरल जर्मिनेशन जो है, इसलिए ये जो सोमेटिक एम्ब्रियो है इसको क्या बोलेंगे, बाइपोलर एम्ब्रियो, ओके। इसको हम बोलेंगे बाइपोलर एम्ब्रियो। अगर इसके अलावा हम देखें, ये तो चलो एक तरीका हो गया प्लांट रीजनरेशन का, कैलस से हमने इनडायरेक्टली बना दिया सोमेटिक एम्ब्रियो, सोमेटिक एम्ब्रियो को वापस हमने ग्रो करवा दिया एक प्लांटलेट में। तो एक प्लांट रीजनरेशन की एक टेक्निक हो गई। प्लांट रीजनरेशन की दूसरी एक टेक्निक है
एंड दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। एक था एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, दूसरा है ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, एज द नेम सजेस्ट, द organs that is actually induced or grown will be what? Either root or shoot is grown at a time। और इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे मोनोपोलर ग्रोथ। मोनोपोलर ग्रोथ। सो कैन एनीवन टेल मी, अच्छा यहाँ पे जैसे हमने बोला बाइपोलर ग्रोथ मतलब कि पूरा का पूरा प्लांटलेट एक ही साथ बन जाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या है कि या तो हम रूट बना सकते हैं या फिर उसके बाद हम सीक्वेंस में शूट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ बना देंगे, राइट? बिकॉज प्लांट विल आइदर first root can be grown and then shoot can be grown, or we can say first shoot can be grown and then root can be grown। तो यहाँ पे मोनोपोलर ग्रोथ होती है। तो ये मोनोपोलर ग्रोथ होना मतलब वी कैन से कि या तो हम शूट या रूट बनाने का फायदा क्या है यहाँ पे, हमें अप्लाइड बायोलॉजी में हमें क्या फायदा होगा? कैन एनीवन टेल मी? अगर हम एक ही साथ पूरा प्लांट बना सकते हैं, जो हमने सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में देखा, एक टाइम पे बाइपोलर ग्रोथ की वजह से एक ही प्लांट पूरा बन जाता है, तो हमें मोनोपोलर ग्रोथ वाला ऑर्गेनोजेनेसिस करवाने का व्हाट इज द पर्टिकुलर रीजन दैट वी शुड डू ऑर्गेनोजेनेसिस? या तो हमें रूट ही चाहिए या तो हमें शूट ही चाहिए, ऐसा क्यों? कैन एनीवन टेल मी? वाई डू वी नीड ओनली रूट और वाई डू वी ओनली नीड शूट? हमें तो प्लांट ग्रो करवाना है, तो फिर हम पूरा ही एक साथ ग्रो करवा दे जो एम्ब्रियोजेनेसिस में हो भी रहा था। तो हमें क्यों यहाँ पे ऐसा करना है कि सिर्फ पहले एक ही रूट ही ग्रो हो एंड देन फाइनली शूट ही ग्रो हो, ऐसा क्यों? ओके बोलिए। कैलस फॉर्मेशन तो आपको पता ही है, इंटरमीडिएट रेशियो होगा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का, राइट? ऑक्सिन इज इक्वल टू साइटोकाइनिन। ये तो चलो कैलस फॉर्मेशन हो गया। व्हाट अबाउट शूट फॉर्मेशन? शूट फॉर्मेशन में ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो कम होता है। इसका मतलब क्या कि ऑक्सिन शुड बी लेस देन साइटोकाइनिन, ठीक है? तो दैट विल लीड टू शूट फॉर्मेशन। करेक्ट प्रतीक्षा। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए मोस्टली ऑर्गन कल्चर करते हैं या ऑर्गेनोजेनेसिस करते हैं, राइट? गुड। तो यहाँ पे मोस्टली जैसे मैंने क्वेश्चन था कि मोनोपोलर ग्रोथ क्यों करवाना है, क्यों हमें सिर्फ रूट या क्यों हमें सिर्फ शूट ही चाहिए? तो मोस्टली सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में ये टेक्निक काम आती है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में अगर हमें पर्टिकुलर चीजें चाहिए, कैलस कल्चर में हमने चलो सोमाक्लोनल वेरिएशन शायद करवा दिया या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करवा दिया, दैट इज फाइन। बट उसका अगर हमने सस्पेंशन कल्चर करवाया, सस्पेंशन कल्चर से हमें कुछ ना कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल गए। बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे होता है, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा आगे ऑर्गेनोजेनेसिस या डिफरेंशिएटेड स्टेट में ही हमें मिलते हैं। जैसे कि विन ब्लास्टिन और विन क्रिस्टिन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैथेरेंथस रोजियस में से हम ऑब्टेन करते हैं, तो वो रूट कल्चर में ही हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब उसके लिए फिर हमें पूरा प्लांट ही क्यों ग्रो करवाना? अगर हम सिर्फ रूट कल्चर करवा के या रूट फॉर्मेशन करवा के, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि रूट फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे साइटोकाइनिन शुड बी लेस देन ऑक्सिन, ओके? तो उसकी वजह से रूटिंग होगी, रूट फॉर्मेशन। तो हमें रूट फॉर्मेशन करवा के ही हम अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन करवा सकते हैं या हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो फिर पूरा प्लांट ही हम क्यों ग्रो करवाए, राइट? जो हम बायो रिएक्टर में पूरा प्लांट क्यों ग्रो करवाए, हम उतना ही ग्रो करवाएंगे। सेम चीज है शूट की बात करें तो कुछ एसेंशियल ऑयल्स होंगे, तो वो शूट फॉर्मेशन से ही अगर हम मिल सकते हैं, बिकॉज वंस द पर्टिकुलर सेल और कैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू द शूट, शूट में जब वो डिफरेंशिएट होगा तब काफी सारे ऑयल सिक्रेटिंग टिश्यूज बनेंगे प्लांट में या शूट में। ऑयल सिक्रेटिंग टिश्यूज बनेंगे तभी जाके हमें ऑयल मिलेगा, राइट?
या जो भी एसेंशियल ऑयल हो गया या कोई भी फाइटोकेमिकल्स हो गए, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस या ऑर्गन कल्चर बेसिकली करवाते हैं, क्योंकि एक बार हमें रूट या शूट पर्टिकुलर मिल जाए तो देन वी कैन इजिली ऑब्टेन द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फ्रॉम देम। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि शूट फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सिन शुड बी लेस देन साइटोकाइनिन, इन अदर वर्ड्स लो ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो। ठीक है, लो ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो, और वी कैन से हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो, और वी कैन से ऑक्सिन शुड बी लेस देन साइटोकाइनिन। सिमिलरली रूट फॉर्मेशन के लिए cytokinin should be less than auxin. In other words, we can say high auxin to cytokinin ratio, or we can also say low cytokinin to auxin ratio. ठीक है, तो यहाँ पे we have seen के यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस बेसिकली हम पहले रूट ग्रो करवाएंगे और फिर शूट ग्रो करवाएंगे, सिक्वेंशियल रहता है, या तो हम पहले शूट ग्रो करवाएंगे और रूट ग्रो करवाएंगे, ऐसे पूरा प्लांट हम रीजनरेट करवा सकते हैं, या तो फिर हम क्या करवा सकते हैं, उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही सिर्फ चाहिए तो हम आइदर शूट या रूट में से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सो फाइनली वी टॉक्ड अबाउट ऑर्गेनोजेनेसिस, ये भी एक टाइप का प्लांट रीजनरेशन हुआ फ्रॉम द कैलस कल्चर। तो कैलस कल्चर में से हम अगर इनडायरेक्टली देखें तो हम ऑर्गेनोजेनेसिस भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़े टेक्निक्स देख लिए, एंड ये जो थोड़े टेक्निक हमने देखे दे आर इन द सेंटर ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर, कि जो पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर है जिसमें कैलस कल्चर सबसे पहले आएगा। कैलस कल्चर में से काफी सारी चीजें हम कर सकते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में से काफी सारी चीजें हम एप्लीकेशन हमने देख लिया, सिंथेटिक सीड बना सकते हैं हम, ऑर्गेनोजेनेसिस करवा सकते हैं। उसके आगे हम और भी टेक्निक्स कभी देखेंगे आगे, जिसमें हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी करवा सकते हैं, जिसमें एक सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, सेल्यूलर लेवल पे लिटरली पर्टिकुलर दो सेल को हाइब्रिड मतलब फिजिकली फ्यूज करवाना। इनफैक्ट हम साइब्रिड्स भी बना सकते हैं, कि जिसे अगर हम कोई भी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो स्टडीज करनी हो प्लांट की, तो हम साइब्रिड्स भी बना सकते हैं, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड्स। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ टेक्निक्स देख लिए, कुछ टेक्निक्स हम कभी और टाइम देखेंगे। सो आई होप आपको समझ आया गया होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड से, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।